नमस्कार, नीति राजनीति में आपका स्वागत है। बहुत सारे लीडर्स हैं जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं, बट सिर्फ कुछ लीडर ऐसे होते हैं पूरे दुनिया में जो इतिहास बनाते हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। मैं आपको पहले दो डेट्स बताना चाहूँगा। पहली वाली डेट 31 अक्टूबर 1875, नडियाड, गुजरात। ये बर्थ प्लेस है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये एक बैरिस्टर थे, एक आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, जिन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का हिस्सा बनाया, जो यूनियन इंडिया में सम्मिलित हो गए। अब 70 साल बाद मैं और एक आपको डेट बताने वाला हूं, वो है 22 अक्टूबर 1964, मुंबई, महाराष्ट्र। ये बर्थ प्लेस है अमित अनिल चंद्र शाह की। अमित शाह को अब हम ट्रूली कह सकते हैं यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मर्ज करके ट्रूली एक अभिन्न अंग बना दिया गया है, क्योंकि आपने देखा जैसे उन दोनों टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी अब डिक्लेयर कर दिया गया है। और हम इससे जानना चाहेंगे कि आप देखिए कि 70 साल लग गए। हमारे एक होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनमें ये लोहा था कि ये सारे जितने भी महाराजा राजा हैं, जो बहुत सारे इंडिया में आने के लिए तैयार भी नहीं थे, बट उन्होंने उनको मनाया, साम दाम दंड भेद सब यूज करके मनाया। और इसीलिए हमारा देश आज एक है। ये देश ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर 500 अलग राजा हैं जिनकी अपनी रियासतें चल रही है। ये देश एक है क्योंकि उस टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टफ डिसीजंस लिए। अब क्या हुआ, आपके पास वापस एक टफ होम मिनिस्टर आया जिसने कहा मैं ये कर सकता हूं। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, अजीत डोभाल, ये सारे मिलकर के इन्होंने डिसीजन लिया। अमित शाह जी ने इसको स्पीयर हेड किया और आप देखिए कि आज जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग आया है। और अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि अक्साई चिन और पीओके भी हमारा, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। इट्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट जो एक होम मिनिस्टर हमारे जो उनकी तरफ से आए। हम ये पूरे इशू को समझने के लिए एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी से चर्चा करेंगे। अश्विनी जी, आप इसको पूरे मुद्दे को किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात तो आपको बताऊं कि ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। हाँ। इस संविधान की मूल भावना क्या है? इस संविधान की मूल भावना है एक विधान, एक संविधान, एक राष्ट्रगान, एक निशान। लेकिन इस आर्टिकल 370 के कारण दो संविधान चल रहे थे, भारत का अलग संविधान, कश्मीर का अलग। दो आपके विधान जो कानून भारत में लागू हो रहे हैं, सभी राज्यों में लागू हो रहे हैं, वहाँ नहीं लागू हो रहे। आपके दो निशान चल रहे थे, एक तिरंगा झंडा चल रहा है, इसके साथ एक और भी झंडा चल रहा है। तो मुझे लगता है ये 370 को ख़त्म करके जो बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक राष्ट्रगान का, उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने पूरा किया है। वो महान आत्मा जहाँ पे भी होंगे, मुझे लगता है बहुत खुश होंगे कि आज उनके सपने को इस सरकार ने आके पूरा किया। अब आप बताएं। मैं दूसरी बात करता हूँ। ये आप जरा इसको देखें, आर्टिकल 370 ये लिखा है टेम्परेरी प्रोविजन, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। तो टेम्परेरी प्रोविजन कितने के लिए? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। टेम्परेरी प्रोविजन 70 साल थोड़ी चलता है। अगर उनको 70 साल चलाना होता तो संविधान में लिख देते, टेम्परेरी को लिखते, फिर लिख देते आर्टिकल 370, सिंपली लिख देते। लेकिन अगर उसमें टेम्परेरी लिखा तो इसका मतलब ये टेम्परेरी था और ये खत्म होना चाहिए था। नेहरू जी ने कहा था खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा पकड़ के बैठे हैं, कांग्रेस के लोग भी पकड़ बैठे हैं। और अभी तो कांग्रेस की जिस तरीके से दलील दी जा रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा नेहरू जहाँ भी हो गए वो क्या सोच रहे हो कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, ये कि उन्हीं के रिश्तेदार, उनके नातेदार आज 370 को एकदम पकड़ के बैठ गए हैं। इस 370 ने बहुत नुकसान किया है कश्मीर की जनता का, तो इन्होंने कमर तोड़ दिया इस 370 ने। कश्मीर में भ्रष्टाचार का मूल कारण 370 है। कश्मीर में बेनामी संपत्ति का लेन देन जितना चलता है सारा 370 है। कश्मीर में जो हवाला कारोबार चल रहा है, मूल कारण 370। क्योंकि आप जैसे आप हमको बता रहे थे कि कोई भी कानून, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून हो या एंटी करप्शन का कानून हो, कश्मीर में लागू नहीं है सेंटर का। अरे एंटी करप्शन तो छोड़िए, आपका बेनामी प्रॉपर्टी लागू नहीं है, आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं है, आपका ब्लैक मनी एक्ट लागू नहीं है, आपका कोई भी नहीं लागू है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन लागू नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन लागू नहीं है, राइट टू फूड लागू नहीं है, इवन मनरेगा लागू नहीं है जो पूरे देश में है। कि तो मतलब इसीलिए ये देश से अलग थलग हिस्सा पड़ रहा था और इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी। इसीलिए केवल और केवल वहां पे चंद लोग अपनी दुकान चला रहे थे इस 370 के नाम पे। मुझे लगता है कि वहां की जनता को जिस तरीके से वहां हटने के बाद भी सब बढ़िया चल रहा है, जनता को समझ में आ गया। और अगले 2-3 साल के अंदर वहां की जनता को बिल्कुल समझ में आएगा इस 370 उनका कितना नुकसान। एक्चुअली इस 370 में ऐसा कहा जा रहा है कि
ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं 370 आर्टिकल में, इससे 2-3 चीज़ें होने वाली हैं। पूरे इंडिया के स्टेट्स में हम क्या देखते हैं कि सारे धर्म, जात और सारे लोग एक साथ रहते हैं, सारे अलग अलग भगवानों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ व्यवसाय करते हैं, और इससे जब मिलाप होता है तो एक मॉडरेट सोसाइटी बनती है, बिकॉज कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है। आप कहीं भी माइग्रेट कर जाएं, आप वोटर कार्ड ले सकते हैं, वोट कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से आते हैं, आप दिल्ली में वोट कर सकते हैं, आप दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, आप तब भी वोट कर सकते हैं। बट कश्मीर में ये मुमकिन नहीं था। अब आपको लगता है चीज़ें बदलेंगी? मैं आपको इसका बहुत यूनिक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब देश का बंटवारा हुआ उसके बाद, उसके पहले पाकिस्तान से बहुत लोग भारत में आए। इंद्र कुमार गुजराल साहब आए, आडवाणी साहब आए, मनमोहन सिंह जी आए। जो लोग कश्मीर में नहीं गए, कहीं बाहर चले गए, वो विधायक, सांसद, पार्षद, प्रधानमंत्री तक बन गए। और जो लोग गलती से, चूंकि बॉर्डर का एरिया था, वहीं नज़दीक चले गए कश्मीर में, आज उनके पास राइट टू वोट नहीं है। इतना बड़ा, आप जरा सोचिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पाकिस्तान से आए हुए लोग जो कश्मीर के अलावा बाकी जगहों पे गए, वो केवल वोटर नहीं, पार्षद, प्रधान, विधायक, सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री बने। 2 प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी और इन गुजराल साहब पाकिस्तान से आए, आडवाणी जी पाकिस्तान से आए थे, बने ना। लेकिन वहीं जो बेचारे जो कश्मीर में गए, उनको लगा यार ये तो नज़दीक है, चलो यहीं बस जाते हैं। आज तक उनके पास राइट टू वोट नहीं है और दोहरी नागरिकता है, उनको 2M दर्जे का नागरिक माना जाता है। इससे बड़ा और आप क्या करोगे? ये कोई डेमोक्रेसी है? तो ये इतना नुकसान किया है। दूसरा, इसने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को फ्लरिश नहीं होने दिया और इसने अलगाववाद को फ्लरिश होने दिया। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये कहा जाता है कि लैंड राइट्स वहाँ पर नहीं थे, आप ज़मीन खरीद नहीं सकते थे, इसके कारण कोई उद्योगपति वहाँ पे जाने से डरता था कि मेरे पास तो कोई राइट्स ही नहीं है। अब आपको लगता है उद्योग वहाँ जाएगा, जो अमित शाह जी जैसे कह रहे थे कि पूरा चेहरा बदल जाएगा स्टेट का? देखिए, वहाँ पे अब उद्योग जाएगा, वहाँ पे कारपोरेट ऑफिसेज अपने अपने लोग खोलेंगे। अभी वो भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ। कोई आदमी क्यों करेगा? दूसरे की जमीन पे, दूसरे की लीज पे लेकर आदमी क्यों करना चाहेगा? हाँ। अगर वो मना कर दे। और देखिए हो क्या रहा था, ऐसा नहीं कि वहाँ पे होने, ये कुछ एक लोग चाह रहे थे कि जो भी आओ हमारे थ्रू करो, वो बीच में मीडिएटर, दलाल बनना चाहते। तो आप कह रहे थे 2-3 पॉलिटिकल फैमिलीज ने पूरा स्टेट रैंसम पे रखा, पूरा का पूरा रैंसम पे रखा हुआ था। और इसी की वजह से आप देखिए, सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा अलगाववाद कश्मीर में है। आप इसको समझिए, क्या बिहार में गरीबी नहीं है? बंगाल में नहीं है? यूपी में नहीं है? यूपी, बिहार, बंगाल का जो गरीब है वो पत्थर क्यों नहीं हाथ में उठा लेता? हाँ। लेकिन आप वकील है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बात, कि कुछ लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से अपने घरों से निकाल के फेंक दिया गया, उनमें से कोई आतंकवादी क्यों नहीं बना? एग्जैक्टली ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज आप तो इस विषय का अध्ययन करते हैं, हमारी नजर में तो नहीं आया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जिन लोगों को, तो आपको मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत कड़वी हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कहने में दिक्कत है। आप जरा समझिए, अगर आप आतंकवादियों और अलगाववादियों को आप एनालिसिस करिए, और मैं तो कई बार कह चुका हूं कि अब तो थाने में जो रिपोर्ट होना चाहिए क्राइम का, उसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड होनी चाहिए कि वो किस स्कूल से पढ़ा है, वो कहाँ से निकल के आया है, क्या थॉट प्रोसेस है उसका। कश्मीर में पिछले 25-30 साल के अंदर वहाँ स्कूल नहीं खोले गए, केवल मदरसे खोले गए। तो मतलब इनको मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिला? एग्जैक्टली, इनको केवल मदरसे में, इनको बस रेडिकलाइज करने के लिए मदरसे खोले गए, केवल मस्जिदें खोली गई। एम्प्लॉयमेंट के साधन बढ़ाने की बजाय, मेन स्ट्रीम एजुकेशन देने की बजाय केवल और केवल इनको जाहिल बनाने की कोशिश की गई वहाँ की जनता को। और आपको मैं बताऊँ, ये जितने यासिन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक और गिलानी टाइप के लोग हैं, इसमें इनका कोई भी इनका बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ता। किसी भी अलगाववादी का, फारूक अब्दुल्ला साहब हो या कोई नेता हो, ये जो कश्मीरियत की बात करते हैं, ये अपने बच्चों को वहाँ के स्कूल में, मदरसे में क्यों नहीं पढ़ा लेते और चाहते हैं पूरा कश्मीर वहाँ का मदरसे में पढ़े? तो आप कह रहे हैं इनके बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, इनके बच्चे मॉडर्न एजुकेशन लेंगे और बाकी कश्मीरी रेडिकलाइज होंगे? एग्जैक्टली यही ये चाहते हैं, और यही ये चाहते हैं कि वहाँ के प्रॉपर्टी पे इनका पूरा एक बना रहे। तो ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी लगती है। एग्जैक्टली मैं आपको आपको एग्जांपल देता हूँ। फारूक अब्दुल्ला साहब ने विदेशी महिला से शादी किया, गैर कश्मीरी से शादी किया। हाँ। फिर भी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए। राइट। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की बेटी ने गैर कश्मीरी व्यक्ति से शादी किया, सचिन पायलट साहब से शादी किया, बहुत बड़े नेता हैं, आप जानते ही हैं। हाँ। कांग्रेस के नेता हैं। आज तक सचिन पायलट के बच्चों को प्रॉपर्टी, सारा अब्दुल्ला के बच्चों को प्रॉपर्टी राइट खत्म हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। तो ये जो इतना चल रहा है कि आप महिला पुरुष में, मतलब अगर आप कह रहे हैं कश्मीरी महिला अगर गैर कश्मीरी से शादी करे तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स खत्म हो जाएंगे, पर आदमी शादी कर सकता है। आदमी शादी कर सकता है। तो ये तो मतलब ये तो इवन ऑन द फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और सबसे बड़ा आप देखो,
1950-60 के दशक में यहाँ से जो दलित गए, जो वाल्मीकि गए, हाँ, वो तो साफ सफाई के लिए साफ सफाई के लिए गए, आज तक उनको आपने सफाई बना के रखा हुआ है। क्यों? उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनाने नहीं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं, उनको राइट नहीं है ना, वोटिंग राइट तो छोड़िए, उनके बच्चे वहां पे मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सकते, वो केवल एक जॉब कर सकते हैं, वो भी सफाई कर्मचारी का। ये लेकिन सरकार ने कहा है, ये ऑफिशियली हुआ था डिसीजन। और इसके अलावा आप ये देखो, इसके कारण हो क्या रहा है। हाँ। ये केवल और केवल अलगाववादियों के लिए एक मोहरा बन के रखा गया है। ये जब 370 खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, वहाँ पे एजुकेशन आएगी, वहाँ सारे कानून लागू होंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि जो यूनियन टेरिटरी बना दिया ना, मुझे लगता है इससे बड़ा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। 370 खत्म करने के साथ साथ उसको यूटी बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कश्मीर की डेमोग्राफी आप देखो तो बिल्कुल अलग है। भाई आपका लद्दाख वाला एरिया टोटली अलग है, और लद्दाख सबसे पहले भारत में आया। जब कश्मीर भारत में आया, उसके कम से कम 60-70 साल पहले लद्दाख भारत में आ चुका था। वो तब से वो भारत का झंडा लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने पूरा मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। लेकिन कल हमने जैसे देखा कि जो युवा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लद्दाख के, उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख को न्याय कभी नहीं मिला, ना वहाँ यूनिवर्सिटी आ पाई। उन्होंने बाद में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद वहाँ यूनिवर्सिटी आई, तो वो कह रहे थे कि ना उनको जॉब्स मिले स्टेट गवर्नमेंट में। तो उनके साथ देखिए, लद्दाख के साथ साथ जम्मू के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो कश्मीर से बनेगा, कश्मीर से बनेगा वो भी केवल मुसलमान बनेगा। और आपने कितने स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला के और महबूबा मुफ्ती के, कितनी बार उन्होंने आग उगलते हुए स्टेटमेंट दिए। हिंदू मुस्लिम कितनी बार उन्होंने किया है, कितनी बार उसको मतलब किया। आप मुख्यमंत्री हो तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके प्रोविजंस हैं उसको आप फॉलो करो। तो आप कह रहे हैं कि ये इंडिया का जो मॉडरेट कैरेक्टर है इसको खतरा है? खतरा नहीं, इन्होंने खतरे में डाल दिया था। अगर ये 370 कुछ दिन और रह जाता तो कश्मीर में केवल और केवल रेडिकलाइजेशन और ज़्यादा चरम पे हो जाता, हमारे सैनिक और मारे जाते, क्योंकि आप पत्थरबाजी और बढ़ती। तो मुझे लगता है कि इसको डी रेडिकलाइज करने के, वहाँ की युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको भारत के साथ मिलने जुलने के लिए। और अभी आप कभी कश्मीर आप जाकर, पहले हम लोग एक आध बार गए, वहाँ पूछते हैं आप इंडिया से आए हो? मतलब कश्मीर के लोगों को इतना उन्होंने भड़का रखा था कि वो पूछते थे आप इंडिया से आए हो, वो मानते नहीं वो खुद इंडियन है। ये हालत हो रखी। इसमें और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट सोर्सेज ने भी ये कहा कि जो कश्मीर के युवा हैं, बहुत सारे लोग, उनको भी नौकरियां चाहिए, उनको भी चाहिए कि हमारे घर के यहाँ कंपनीज है, वो सारे इसको सपोर्ट कर रहे थे। आपको आप ये देखो कि आर्मी में कश्मीर के बहुत सारे लोग हैं। हाँ। ये तथाकथित 370 के सपोर्टर, मुफ्ती और अब्दुल्ला और ये नेहरू परिवार, कभी औरंगजेब के साथ खड़ा हुआ? कभी वो मेजर फैयाज था उसके साथ खड़ा हुआ? मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे सारे अलगाववादी हैं, सारे आतंकवादी हैं, सारे पत्थरबाज, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हमेशा खड़े होते हैं केवल अलगाववादियों के साथ। अच्छा, कल एक स्टेटमेंट आया था भाजपा के लद्दाख के एमपी के, उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि पीडीपी के कुछ लोग हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब की जो पार्टी, उसके कुछ लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट दिया था कि यूटी बनाया जाए इलेक्शंस के पहले, और उनको निकाल दिया गया बाहर पार्टी से। तो इसका मतलब इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी नहीं है कि आप अपना इनर पार्टी डेमोक्रेसी अगर इनके पास होती तो कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री राजीव जी लाए थे ना पंचायत राज सिस्टम। हाँ, इन्होंने लागू नहीं किया। जबकि जितनी कांग्रेस वहाँ सरकारें चली, या तो कांग्रेस के साथ चली, या मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं डाइट एंड डाइट था। इसके बावजूद आप वहाँ पे पंचायत नहीं होने दी। अच्छा, बेसिक डेमोक्रेसी तो आपकी गांव से शुरू होती है ना। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अमित शाह जी भी कह रहे थे इन अ वे कि अगर आप 70 साल एक हो गए आपके इंडिपेंडेंस को, 370 लागू रहा, पर उसके अंदर क्या 3-4 चीज़ें हुई। एक, सारे हिंदू जो पंडित हैं, हिंदू पंडित हैं, उनको ज़बरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी से निकाल के बाहर किया गया। उसके बाद में अगर आप देखो तो स्टेट का डेवलपमेंट एक तरह से नहीं हुआ, पर पाकिस्तान से जितना पैसा आता है उससे रेडिकलाइजेशन बढ़ा। तो क्या आपको लगता है कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, और अमित शाह, इन्होंने रियलाइज़ किया कि इसका नुकसान हमको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है और अब और कोई चारा नहीं रह गया? देखिए, ये जो 3-4 परिवार हैं, इनको न कश्मीर से लेना देना, न कश्मीर के बच्चों से लेना देना, कश्मीर से लेना देना। इनको चाहिए मोटा माल, मोटा इनको पैसा चाहिए, और पैसा इन्होंने खूब कमाया हुआ है। मैं आपको तरुण जी लिख के देता हूँ, जिस दिन आधार को प्रॉपर्टी से लिंक किया गया, हाँ, आपको पता चलेगा कि भारत के सबसे बड़े किसान, सबसे बड़े प्रॉपर्टी होल्डर महबूबा मुफ्ती परिवार और ये अब्दुल्ला परिवार है। अकूत प्रॉपर्टी उन्होंने बना रखी है, नौकर के नाम, इसके नाम, उसके नाम, अकूत प्रॉपर्टी बना रखी है। जिस दिन लिंक होगा
उसमें मेरी पीआईएल चल रही है कि आप आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करो, पकड़ो तो। ये जो अपने आप की कश्मीरियत की बात करते हैं, चेहरा सामने आए कि वास्तव में कितने होटलों के मालिक हैं, कितने बड़े बड़े इन्होंने फार्म हाउस बना रखे हैं। पार्लियामेंट में मेरा ख्याल है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा भी था कि वो ललित होटल में बैठे थे, कोई होटल में बैठे थे, पता चला अरे ये भी उनका है, वो भी उनका है, हर चीज में पार्टनरशिप है। उनकी पार्टनरशिप के बिना कुछ खुल नहीं सकता, खुल ही नहीं सकता। हर जगह उन्होंने लीज पे, मैंने वो हर जगह पार्टनर बने हुए, इसीलिए तो चाहते नहीं कि बाहर के लोग ना आए। भाई बाहर के लोग अगर प्रॉपर्टी आके खरीदेंगे, मान लो पेट्रोल पंप खोलना है, अगर हमें राइट मिल जाएगा कि मैं जाके पेट्रोल पंप खरीद सकता हूं, मैं जमीन खरीदूंगा, अपनी पेट्रोल पंप चालू तो कर आप उनका दखल खत्म हो, उनका दखल खत्म हो। अभी वो क्या चाहते हैं, आओ तुम पेट्रोल पंप खोलो। तो आप कह रहे हैं इसका कश्मीरियत से कोई लेना देना नहीं था, कोई ये नहीं, तो सिर्फ केवल अपना इनको पैसे। और ये आपको मैं बताऊं कि अभी तो हो सकता है आज नहीं कल, अगर ये आएगा कि लंदन में कितने बड़े बड़े इनके पास नहीं। मैं आपसे एक फाइनल सवाल पूछना चाहूंगा। एक 20 साल हो गए, आप देखो 25 साल से कश्मीरी पंडितों तो भगाया गया, उनके घर आज भी हैं। क्या सरकार कोई लीगल डिसीजन लेगी कि उनको उनके घर कैसे वापस दिलाए जाएं ताकि वो जाके रह सके? देखिए अभी मुझे लगता है कि एक वन बाई वन, लेकिन अगर आपको कश्मीर को ठीक रखना है तो आपको वहाँ पे जो लोग कश्मीरी थे उनको वहाँ पे बसाना ही पड़ेगा, सरकार चाहे या न चाहे। वहाँ उनको बसाना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्योंकि हमको ये कहा गया था कि कश्मीरी मुस्लिम हिंदू ये सब मॉडरेट्स हैं, ये कभी भी उस तरह के नहीं थे जो रेडिकल। ये रेडिकलिज्म तो पाकिस्तान की तरफ से आया और इसीलिए लोग रेडिकल बने। रेडिकलाइज करने के लिए वहाँ पे मशरूमी हो रखी है मदरसों की। हाँ, पर वो उसका पैसा भी बाहर से आता और है। पैसा भी सारा बाहर से आ रहा है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ अब जब वहाँ पे ये हवाला कानून लागू होगा, क्योंकि यूटी बन गया, सारे एंटी करप्शन लॉज वहाँ लागू होंगे, सारे एंटी टेररिज्म लॉज वहाँ पे लागू होंगे। अब उनसे कुछ पूछना नहीं है। हाँ। अब तो जो कानून यहाँ का है वहाँ का है, बन गया। अब जब वो धीरे धीरे पकड़ में आएंगे, पकड़ में आएगा कौन कितने बड़ा काला कुबेर है, कौन करोड़पति है, कौन अरबपति है, कौन मदरसे के नाम पे क्या क्या गोरख धंधा कर रहा है, कौन मस्जिद बना के क्या क्या गोरख धंधा कर रहा है। ये मीरवाइज उमर फारूक जैसे लोग, ये कोई मौलवी या धार्मिक गुरु नहीं, ये बहुत बड़े दलाल है। तो मतलब बेसिकली इन्होंने धर्म को बिजनेस की तरह यूज किया। इन्होंने धर्म को बिजनेस के तरीके यूज किया है और केवल अपना एम्पायर खड़ा करने किया है, इसलिए चाहते हैं 370 के, इसलिए साथ में इनका। चलो फेयर पॉइंट, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूं कि आपने अपना समय निकाला हमारे शो में आने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, अश्विनी जी हमसे शेयर कर रहे थे कि कैसे 370 को एक टूल की तरह यूज़ किया गया। रिलीजियस रीजन्स नहीं, पैसे का रीज़न था ताकि अपनी सत्ता बनाए रखें। और पाकिस्तान ने इस मौके का इस्तेमाल करके रेडिकलिज्म फैलाया। आपने खुद देखा कि ये पूरे देश में सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहाँ से एक पूरी कम्युनिटी को निकाल दिया गया। पूरे दुनिया में ऐसा अगर आपको बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि पूरी एक कम्युनिटी को निकाल दिया जाता है। पर अब जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि एक कंपोजिट कल्चर डेवलप होगा, सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ रहेंगे और स्टेट डेवलप करेगा। हम ये ट्रैक रखेंगे कि ये कैसे होता है फ्यूचर में। बट अभी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।